नमस्कार। मैं हूं अरिसुदन और आप सुन रहे हैं किताब घर। किताब घर में हम बात करते हैं अच्छी अच्छी किताबों पर, अधिकतर हिंदी किताबों पर। कभी कभार कोई अंग्रेजी की अच्छी किताब हाथ लग जाए तो उस पर भी बात हो जाती है। किताब घर में हम हर तरह की किताबों पर बात करते हैं, चाहे नई हो पुरानी, इतिहास, कविता या कहानी, कोई जानी अनजानी, कोई पहचानी, हर तरह की किताबों पर। उद्देश्य हमारा होता है कि किसी किताब की अच्छी अच्छी बातें सामने लाई जाएं। इसी श्रृंखला में आज की किताब है सुशोभित की लिखी मिडफील्ड। Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We made it. हेलो, नमस्कार सुप्रिया, नमस्कार कनिका, नमस्कार सजीव जी, नमस्कार डॉक्टर वसुधा। आप सबका स्वागत है। कौन मेरे साथ मंच पर आकर फुटबॉल खेलेंगे? यस डॉक्टर वसुधा, ये थीम म्यूजिक है इस साल का, ड्रीमर्स बाय जंगकुक एंड बीटीएस। ये मैं आ गई आपके साथ, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी बिकॉज आई लव लिसनिंग टू यू। अरे आप डिस्टर्ब कहाँ करती हैं, आप तो चार चांद लगा देती हैं। नहीं, मुझे आपको सुनने में जो मजा आता है ना, सुकून मिलता है, तो आई विल नॉट इंटरप्ट यू। लेकिन हाँ, कहीं लगेगा तो आई जरूर आस्क समथिंग, कुछ अगर लगेगा तो। श्योर श्योर। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योति, अनुपम, अनुराग भी, सबका स्वागत है। ओके, तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। विषय है किताब हमारी मिडफील्ड। किताब घर में आज की किताब मिडफील्ड। और सबसे पहले धन्यवाद सुप्रिया जी का ये किताब रिकमेंड करने के लिए और भेजने के लिए। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। एंड इससे अच्छा समय क्या हो सकता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है और हम फुटबॉल आधारित एक किताब की बात कर रहे हैं, वो भी हिंदी किताब। हिंदी में फुटबॉल की शायद कम ही किताबें लिखी गई हैं। मुझे तो पता नहीं, मैंने तो पहली पढ़ी है। उससे पहले शायद 1980s और 90s में आती थी वो, जब कुछ खेल की पत्रिकाएं आती थी तो उन्हीं से जुड़ी कुछ किताबें भी कभी कभार छप जाती थी। लेकिन ये जो है, जिसका नाम है मिडफील्ड और लेखक हैं सुशोभित, तो सुशोभित काफी सक्रिय रहते हैं ऐसे तो, फेसबुक वगैरह पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। लेकिन उनकी कई सारी किताबें भी आई हैं, कई सारी कविताएं भी आई हैं, कविताओं का संकलन भी आया है। काफी अच्छे लेखक हैं इस समय के, पिछले कई सालों से लिख रहे हैं और यंग लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य में ऐसे लेखकों का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी भी अच्छी किताबें अच्छी भाषा में लिखी जा रही हैं। और जिन लोगों ने अख्तरी वाला एपिसोड सुना था, उनको याद होगा, हमने उसमें सुशोभित का भी एक लेख था जिसका जिक्र किया था, बेगम अख्तर में। तो अभी ये किताब है, ये हमारे हाथ लगी मिडफील्ड, पढ़ डाली। बहुत बड़ी किताब नहीं है, करीब 124-25 पेज की किताब है। तो आप आराम से इसको 3-4 दिन में पढ़ सकते हैं। और आसान हिंदी है, बहुत कठिन हिंदी नहीं है, हिंदी उर्दू का मिक्स है, बहुत ही अच्छी भाषा है। और मैं तो कहूंगा कि ये फुटबॉल पर एक किताब नहीं, फुटबॉल पर एक कविता जैसी किताब लगती है, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको कविताई फीलिंग आती रहती है बीच बीच में कि ये कोई गद्य वाला लेखक नहीं है, ये कोई कवि है जो इस किताब को लिख रहा है। तो जो इसमें किताब में चैप्टर्स हैं, उसको सुशोभित ने करीब 15-16 चैप्टर्स में बांटा है। और इसका जो विषय है फुटबॉल ही है, जैसा नाम से एविडेंट है। तो इसमें एक तो बहुत सारी वो चर्चाएं नहीं है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं उनमें से कुछ, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जो अक्सर कहीं सुनने को, पढ़ने को नहीं मिलती हैं। और थोड़ा सा बीच बीच में कहीं कहीं पर एनालिसिस है। तो भाषा थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है, भाषा तो नहीं कहूंगा, जो उसका कथानक है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि बीच में कहीं कहीं वो जब समझाना होता है कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है या उसमें कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है। तो जिन लोगों का फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो उसको इतना कीनली फॉलो नहीं करते हैं, हो सकता है वो थोड़ा सा ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाए उस जगह पर, जैसे
फुटबॉल जो है वो गोल पोस्ट के ऊपर से कई बार उड़ जाती है। तो इस तरह के जब शब्द आते हैं इस किताब में, टेक्निकल शब्द, तो उसी तरह से हमारे सर के गोल पोस्ट के ऊपर से बॉल की तरह उड़ जाते हैं। मेरे तो भी उड़ लेकिन वो जाएंगे। लेकिन वो काफी कम है, ऐसा नहीं कि सारी किताब उनसे भरी हुई है। मैं तो कहूंगा इस किताब का ज्यादा से ज्यादा वो 5% 7% जैसा होगा। लेकिन बाकी जो है वो कहानियां हैं और बड़ी सरल भाषा में लिखी हुई, अच्छी भाषा में लिखी हुई कहानियां हैं। तो इसमें कई खिलाड़ियों के बारे में बातें हैं, पेले, मैराडोना, वो सब तो हैं ही। साथ ही कई और देशों के भी, जैसे जर्मनी, हंगेरी, जिनके बारे में अक्सर कम ही सुनते हैं, तो उनके बारे में है। और जो चैप्टर्स हैं वो इस तरह से हैं कि शुरुआती विश्व कप की बातें हैं, जो शुरू शुरू में किस तरह से ये फीफा कप की शुरुआत हुई थी, मराकाना का श्राप क्या था ब्राजील को, हंगेरी की गोल्डन टीम कौन सी थी, योहान क्राइफ कौन थे, बैकनबाउर, बोचिनी, सोक्रेटिस, सेरिया। तो इन सब की बातें हैं, अलग अलग कुछ एक किस्से हैं, मेसी से जुड़े हुए, नेमार से जुड़े हुए और रोनाल्डो वगैरह से जुड़े हुए, और कई टीमों की जो आपसी एक तकरार थी, जो परंपरागत दुश्मनी जैसी भी थी, उनकी भी बातें हैं। उसी के साथ साथ कुछ दोस्ती की बातें भी हैं। तो इस तरह से इसमें चैप्टर्स हैं अलग अलग। और इसका जो शीर्षक है मिडफील्ड, वो रखने का सुशोभित ने खुद जब इसकी भूमिका में लिखा है, तो कहते हैं मिडफील्ड को उन्होंने क्यों इसका टाइटल लिया। तो उसके परिचय में ही कहते हैं कि फुटबॉल की पिच भले 100 मीटर लंबी, 65 मीटर चौड़ी होती है, लेकिन उसमें खेल जो है मुख्यतया वो मिडफील्ड से संचालित होता है। जो बीच के लोग हैं, जो प्ले मेकर्स होते हैं, जो एक दूसरे को पास देते हैं, इसलिए क्योंकि वो उसमें एक रीढ़ की हड्डी जो होती है फुटबॉल गेम की, क्योंकि एक तो होता है जो फाइनल एक गोल मार देता है, लेकिन वो गोल मारना, वहां तक पहुंचना कि उसको उतनी जगह मिले, उसको इस तरह से बॉल मिले कि वो उसको गोल पोस्ट में डाल सके, उसके पीछे पूरा टीम वर्क लगता है, जहां एक से दूसरे के पास जाता है, और वो पास इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको कोई और डिफेंड ना कर सके, टैकल ना कर सके, या उसको छीन ना सके। तो जो सारी गेम की जान होती है वो मिडफील्ड में होती है। और ये मुख्य कारण था कि इस किताब का शीर्षक रखा गया मिडफील्ड, और काफी सारा जिक्र इसमें मिडफील्ड का है। और वहां पर कौन कौन से अच्छे खिलाड़ी हुए जिन्होंने काफी नाम किया, जिन्होंने अपनी अपनी अलग क्रिएटिव तकनीकी बनाई खेल खेलने की, वो सब बातें हैं इसमें। और अलग अलग कई सारे विश्व कप, कई सारे अच्छे अच्छे मैचों में क्या हुआ था। और कनिका ने पूछा इटली के आगे क्वेश्चन मार्क, तो मुझे उसमें सवाल नहीं समझ नहीं आया। कनिका, इटली का जिक्र है इसमें, अगर आप ये पूछ रही हैं, इटली का काफी जिक्र है। जी, और यही इटली पूछ के रही है जो, कनिका। जब आप कंट्रीज के बारे में बता रहे थे तो देन शी रोट कि कौन सी अच्छा, कंट्री में इटली हमने है इटली क्या। को इग्नोर तो नहीं किया, हाँ, हमने मैंने सेरिया भी का नाम सुना लिया है। था। वो इटली से जुड़ा हुआ है। और और जो श्राप की बात है, तो मैं तो कहूंगा वो किताब पढ़ें तो ज्यादा मजा आएगा आपको श्राप के बारे में जानने में। बस अच्छा। ये बता सकता हूँ श्राप का कि एक बहुत ही ताकतवर टीम थी, जो सारी टीमों को रौंदते हुए विश्व कप में आगे बढ़ रही थी। हम्म। लेकिन और रौंदते हुए भी मतलब इस तरह से कि उनके गोलों का अंतर बहुत ज्यादा होता था, जैसे 7 गोल कर दिए, 8 गोल कर दिए, 5 गोल कर दिए। और जब वो फाइनल में पहुंचे, तो जो स्टेडियम था उसकी कैपेसिटी थी 1,60,000 जैसी, लेकिन स्टेडियम में बाप करीब रे। 2 लाख लोग जमा थे। और सबको 100%, 100% यकीन था कि ये टीम को कोई हरा ही नहीं सकता, ये टीम तो ऑलरेडी विश्व विजेता बन चुकी है। उन्होंने साथ में तैयारियां कर ली थी कि किस तरह के गाने बनेंगे, किस तरह के गाने गाए जाएंगे, क्या प्रोमो वीडियो होगा, किस किस को क्या क्या दिया जाएगा, सब कुछ हो चुका था उसका। समझ लिया था कि विश्व कप जीता जा चुका है। लेकिन जब विश्व कप खेला जाता है तो वहां ये सारा अंतर आ जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जो टीम सबकी फेवरेट होती है, उस पर अगर कोई एक गोल ठोक दे उसके ऊपर, तो वो टीम वैसे ही मानसिक रूप से हार जाती है, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो सारा गेम उसके बाद सिर्फ खुद को बचाने के लिए खेलना शुरू कर देते हैं। और उस चक्कर में जो उनका नेचुरल अटैकिंग वाली जो स्पिरिट होती है वो भी जाती है।
और यही हुआ इस गेम में कि वो जो सबकी फेवरेट टीम थी वो हार गई, और ऐसी हारी कि वो श्राप उनको काफी लोगों को आज तक जगाता है। तो वो ओह, श्राप, जरूर पढ़ना चाहूंगी। हाँ, जैसे क्रिकेट में नहीं हमारा हुआ था कि एक बार जावेद मियांदाद ने लास्ट बॉल पर 6 मार के इंडिया को हराया था शारजाह में, और उस बात से हम आज तक अपना पीछा नहीं छुड़ा सके, क्योंकि उसके बाद हमने पाकिस्तान को कितनी बार हराया, अलग अलग जगह हराया, लेकिन वो जो एक लेकिन था इवेंट, वो जो मूवमेंट था कि लास्ट बॉल पे 6 मार के जीते, वो कभी नहीं भुलाया जाता। शायद अगली जनरेशन उसको भुला दे, लेकिन जिन लोगों को मैच याद है वो तो नहीं भूलेंगे उसको। और हमारे साथ कनिका है, कनिका ने इतना दिल पे ले लिया कि हमने इटली के किसी खिलाड़ी का जिक्र नहीं किया। तो कनिका बात करने आई। बिल्कुल, सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैंने यही हुआ कि इग्नोर कर दिया गया मुझे, बट आपसे इग्नोर होना हरी टीजीआई की आदत है। बट ऑन अ वेरी एक थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन दिमाग में आया कि जैसे कि ये जो राइटर हैं यंग हैं, और उन्होंने एक ऐसे खेल के बारे में लिखा जो इंडिया में इतना अभी वो नहीं है, तो आपको लगता है कि जब ऐसे, एक तो जब यंग राइटर्स लिखते हैं तो हिंदी की तरफ जो ज्यादा लोग वो होते हैं, आकर्षित होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऐसे खेल के बारे में जब वो लिखते हैं जो इतना प्रवचित, वो इतना फेमस नहीं है इंडिया में, तो उस खेल के बारे में भी मतलब लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान मिल सकता है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है ये खेल, अगर और किताबें लिखी जाए इन खेलों के बारे में। बिल्कुल सही पॉइंट है। एक लेकिन फुटबॉल ऑलरेडी इंडिया में काफी लोकप्रिय है, तो उसमें कोई दौराय नहीं है, लेकिन हम खेलते नहीं है उतना ज्यादा, ये बात भी सच है। मतलब हमारी जो आपने टीम्स, दूसरी मेरा बात मतलब था। कही, हाँ, नहीं, जो दूसरी बात कही कि इस किताब से अगर जो भी इसको पढ़ेगा तो रुचि तो डेफिनेटली जागेगी लोगों की, क्योंकि एक तो बहुत अच्छी तरह से किताब लिखी गई है। स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है वो मतलब पूरी इसमें झलकती है कि किस तरह से किसी छोटी सी घटना को एक अच्छी कहानी में पिरो के सुनाया जाए, तो वो बड़े अच्छे से इसमें दिखाई देता है। जो भी पढ़ेगा उसकी रुचि तो जागेगी। और हिंदी में है, हिंदी भाषी लोग इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में तो काफी सारी इस तरह की किताबें मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा किताबें नहीं आई हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में। काफी लोग जब लिखते हैं तो या तो बहुत प्लेन एंड सिंपल घटना की जो पुनरावृत्ति होती है उसका आंखों देखा हाल बस वैसा सुना देते हैं, या फिर थोड़ा उसमें तकनीकी ज्ञान में घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ वो दोनों ही चीजें नहीं है, यहाँ पर कविता है, कवितामयी भाषा है, तो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, खासकर अगर आप भाषा के अरिसुदन जी, इसके शुरू में देखिए आपने, मैं सोच रही थी आप बताएंगे, एक किक ऑफ करके एक पेज है, प्लीज उसे अपनी आवाज में बोलिए। किक ऑफ पेज उससे देखिए मैं कौन हूँ। अच्छा, हाँ, ये इन्होंने, उससे मुझे लगता है बहुत परिचय मिल जाएगा लोगों को किताब के बारे हाँ, ये जो ये है किक ऑफ, एक छोटा सा कोट है एडुआर्डो गालेयानो का, जो उन्होंने फुटबॉल इन द सन एंड शैडो में लिखा था, तो उसका यहाँ पर हिंदी रूपांतरण है। इसमें कहते हैं, मैं कौन हूँ? एक अच्छी फुटबॉल का याचक। मैं दुनिया में बाहें फैलाए घूमता हूँ। मैं फुटबॉल स्टेडियमों में जाता हूँ तो विनती करता हूँ, ईश्वर के लिए एक खूबसूरत मुंह बनाइए प्लीज। तो ये वो किक ऑफ में कहते हैं। और इस तरह की एक और कोट है जो शायद आखिर में है, वो भी एडुआर्डो गालेयानो की है। उसमें वो कहते हैं कि फाइनल विसल, जो लास्ट की सीटी बजती है गेम में, तो उसके लिए कहते हैं कि बहुत साल पहले कालिला देला कोस्टा में मिले कुछ बच्चों की याद मेरे जहन में ताजा है। वो फुटबॉल खेल रहे थे और साथ में एक गाना गा रहे थे। उस गाने के बोल थे, हम हारे हम जीते, लेकिन दोनों ही सूरत में हमने खूब मजा किया। तो छोटी सी एक कोट है। और मुझे तो, मेरी अच्छी बड़ी किस्मत थी कि मैं 2014 में जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था, फीफा कप, वो ब्राजील में था और मैं उस समय लातिन अमेरिका में था। तो वहां जाकर पता लगा कि हम हिंदुस्तान में क्रिकेट का बुखार जिसको कहते हैं, वो बुखार तो क्या, वो जुकाम भी नहीं है। अगर आपको देखना है बुखार क्या होता है फुटबॉल का, तो आपको लातिन अमेरिका में होना पड़ेगा, फुटबॉल सीजन में होना पड़ेगा। वहां पर हर एक देश की राष्ट्रीय छुट्टी, अवकाश डिक्लेयर हो जाता है जिस दिन गेम्स होते हैं, और पूरे देश में आपको कोई नहीं मिलेगा जिसने उस देश की जर्सी, उस देश की टी शर्ट या कैप वो ना पहनी हो, तो उसको कहते हैं बुखार। हमारे यहाँ क्रिकेट का वो मेरे ख्याल से जुकाम भी नहीं है जो हम कहते हैं ना। और अगर
कि जो कितनी धर्म आपकी तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आपको मुझे सुनना ही इतना बढ़िया लगता है कि और क्रिकेट का तो यहाँ जुकाम भी नहीं है। और मुझे तो खेलों का ही जुकाम नहीं होता, क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। मुझे हाँ, ऐसे ही जुकाम हो जाता है। तो ये जो नशा आपको देखना है ना, वो वहां रहकर देखना पड़ेगा, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने काफी सारे वीडियो बनाए थे, हालांकि उस समय मोबाइल पर इतने अच्छे वीडियो वगैरह नहीं बनते थे, लेकिन आप वहां के ना होते हुए भी वहां के हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि वहां जाने का सबसे बड़ा खतरा होता है दैट यू माइट एक्चुअली फॉल इन लव। आप वहां पर प्यार कर बैठते हैं, तो आपको प्यार हो जाएगा, आप चाहे ना चाहें। तो इस तरह का नशा होता है फुटबॉल का, और उन बातों को इस किताब में भी काफी अच्छे से कैप्चर किया है। तो क्योंकि मैं वहां रह चुका हूं, वो मैंने देखा है इतना करीब से, तो मैं उसके साथ बड़े आराम से रिलेट कर सकता हूँ। और कनिका, एक बार फिर और वापसी करते हुए हाँ, प्लेयर की तरह जो एक्चुअली मैं भी सुप्रिया जी की तरह, मेरे को भी खेल का कुछ भी जुकाम क्या मतलब शुरुआत भी नहीं होती, गले में खराश भी नहीं आती है, इतनी बात है। तो मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया जब इटली में अभी वर्ल्ड कप, वो एक वर्ल्ड यूरो कप जीता था। ये लोग लिटरली पूरा देश पागल हो जाता है, हर किसी के घर में झंडा लगा होगा, और रात को मैच करीब 1 बजे खत्म हुआ। तो हम सिर्फ देखने के लिए घर से नीचे गए, और रोड पे मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब पूरा जैम पैक थे पूरे रोड रात को, और लोग हॉर्न बजा के गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे लोग हॉर्न नहीं बजाते, तो पूरी तरह हॉर्न बज रहा है पूरी रात। मतलब 1 बजे करीब मैच खत्म हुआ था, रात सुबह 4-5 बजे तक आराम से लोग रोड पर थे और मतलब खुशी मना रहे थे। तो ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऐसा नहीं मत, और यूरोप में और स्पेशली लातिन अमेरिका में बहुत बड़ा एक अंतर ये देखा कि मैं लंदन में भी था एक फुटबॉल कप के टाइम पे। वहां पर अगले दिन आप सड़कों पर नहीं निकल सकते क्योंकि इतनी गंदगी हो जाती है। लेकिन लातिन अमेरिका में लोग सड़कें साफ करते हैं, जश्न मनाते हैं खूब, और सुबह का सूरज उगने से पहले सब कुछ साफ भी हो चुका होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो फुटबॉल को केवल नशा ही नहीं बल्कि पूजा भी जाता है। तो ये तो बातें हुई वहां की। और अब इसमें से अगर हम कुछ कुछ अच्छी चीजों के बारे में पढ़ें, तो जैसे एक तो जो मैंने पोस्ट में शेयर किया था, जेनेसिस ऑफ गोल क्या होता है, तो उसको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि फुटबॉल की पिच महज घास का एक मैदान नहीं होती, उसमें कई अदृश्य बिंदु छिपे होते हैं जिन्हें जोड़कर असंख्य व्यूहों, संरचनाओं की रचना की जा सकती है। गोल चौकी में दागा जाने वाला गोल वो केवल एक ठोकर नहीं होता, उसके पीछे अनेक बिंदुओं को जोड़कर बनाई हुई एक श्रृंखला होती है जो हुनरमंदों के दिमाग में आकार लेती है। इसे ही जेनेसिस ऑफ गोल कहा जाता है। यह खेल मनुष्य की कल्पनाशीलता की मदद से स्पेस को असंभव बना देने की भी एक कला है। तो ये इन्होंने एक बात लिखी थी इसमें जो मुझे बड़ी पसंद आई। तो मेरे ख्याल से अगर इस बुक की समरी निकालनी हो तो उस एक पैराग्राफ में इस पूरी किताब की समरी आ जाती है। बिल्कुल फुटबॉल तो के गीतकार जैसे लग रहे हैं सुशोभित, कि जी। बहुत अरे अच्छा। बिल्कुल। हाँ, इसका एक मतलब कोई ये कोई बात नहीं होती है, इतना अच्छा लिख दें आप और आप इतना अच्छा पढ़ दें। अरे सुदन जी, 4-3-3 के बारे में बताइए कुछ। किसके बारे में जी? 4-3-3 वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है उन्होंने से। 4-3-3 के बारे में हाँ लिखा तो है, वो चैप्टर मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें वो संरचनाओं की बात करते हैं कि जो नेदरलैंड था, और ये चीज हमने देखी भी थी, जैसे जो ब्राजीलियन जो फुटबॉल खेलते हैं वो एक तरह का सेलिब्रेशन होता है। उनके लिए फुटबॉल केवल एक खेल नहीं होता, उनके लिए कला होती है, उनके लिए मस्ती होती है। और अगर आपने देखा हो 2014 का ही वर्ल्ड कप, कोलंबिया की टीम जो थी उन्होंने एक खास अलग नृत्य केवल फुटबॉल के लिए इजाद किया था जिसका नाम था कुम्बिया। और हर एक गोल के बाद वो उस तरह से डांस करते थे, और वो पूरा मतलब केवल फुटबॉल स्टेडियम में वो डांस नहीं होता था, वो पूरे देश में होता था। तो ये जो 4-3-3 का चैप्टर है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन इसमें वो जो इसका कारण है लिखने का वो यही है कि वो अंतर बताना कि जो लातिन अमेरिकन फुटबॉल होती है वो मस्ती वाली होती है, कला वाली होती है, उनको अपनी करतब कलाबाजियां दिखाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जो यूरोपियन फुटबॉल है वो काफी ज्यादा टेक्निकल हो गई है, काफी ज्यादा कैलकुलेटेड उसमें मूव्स होते हैं। तो वहीं से कुछ इस तरह के फॉर्मेशंस बने, और नीदरलैंड इस मामले में सबसे आगे होता था एक समय पर।
उन्होंने इस तरह की तकनीक इजाद की थी जिसका नाम था 4-3-3, और वो उस तरह का कॉम्बिनेशन खेलते थे। उसके बाद किसी ने आके उसको 4-4-2 कर दिया, किसी ने उसको 3-5-2 कर दिया, 5-3-2 कर दिया। लेकिन हुआ ये कि एक बार जो उनके कोच थे वो इस तकनीक को बदल के कुछ और करना चाह रहे थे, और जब वो मैदान पर ट्रेनिंग चल रही थी तो ये इन कोच का नाम था फ्रांक डी बोर, ये मैदान में थे। और नेदरलैंड के लिए ये जो फॉर्मेशन था काफी अच्छा होता था, 4-3-3, काफी मैच जीतते थे वो। तो जब ये मैदान पर ट्रेनिंग दे रहे थे कोच, तभी क्या होता है, ऊपर से एक हवाई जहाज निकलता है। और जैसे यूरोप यूएस वगैरह में हम देखते हैं, कई सारी मूवीज में भी देखा होगा, कई बार वो छोटे हवाई जहाज के पीछे एक बड़ा सा बैनर उड़ता हुआ जाता है हवा में, और उस बैनर पर कोई एक मैसेज लिखा होगा, किसी का विज्ञापन कभी हो सकता है। अगर कोई बहुत ही अमीर गर्लफ्रेंड है तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए मैसेज दे सकती है हवाई जहाज में लगे बैनर के जरिए। तो इस तरह की कई सारी बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हवाई जहाज निकला, उसके पीछे जो बैनर था उस पर लिखा होता, फ्रैंक प्लीज 4-3-3 के फॉर्मेशन में लोगों को खिलाइए, 4-3-3 के फॉर्मेशन में। यानी नेदरलैंड्स के लोग इतना जी जान से चाहते थे कि उनका जो कोच है इस बार 4-3-3 में खेले, कि उन्होंने हवाई जहाज एक स्पॉन्सर किया, उसको उड़ाया, उसके पीछे बैनर लटकाया कि सारा देश, सारा शहर, एम्स्टर्डम, हेग, ये सब में बैठे हुए लोग उसको देख सकें, और कोच के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाए कि ही जस्ट हैव टू गिव इन, और कोई चॉइस नहीं है उनके पास। तो उसके बाद फ्रैंक ने डिसाइड कर लिया कि चलिए भैया, आप सारे लोग चाहते हैं तो कर लेते हैं 4-3-3। उसके बाद नीदरलैंड 4-3-3 से खेली और काफी आगे तक जीतती भी गई। तो ये इस चैप्टर का किस्सा था। और इसका जो हम बात कर रहे थे ना, शायरी और कविता की, तो एक इसका पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें सुशोभित लिखते हैं कि फुटबॉल की गेंद तो ठोकर मारने के लिए होती है। कह लीजिए कि मैच में 22 खिलाड़ी उसको जुतियाते हैं, यानी उसको ठोकर मारते हैं। और अगर खिलाड़ी ज़्लाटन इब्राहिमोविच, अर्लिंग हॉलैंड हो तो बाकायदा उसको लतियाया भी जाता है, दुलत्ती गोल मारने का हुनर। अब इसके आगे वो क्या कहते हैं कि इसमें साथ साथ कई सारे एलिगेंट खिलाड़ी भी थे। ब्राजील के दीदी, जो फुटबॉल को किसी स्त्री की तरह पुकारते थे, जैसे उनकी गर्लफ्रेंड हो, और फुटबॉल के साथ बड़ी तमीज से पेश आते थे, उसको अपने आर्ट वर्क की तरह से ट्रीट करते थे। तो जिस दुनिया में गेंद को जोर से ठोकर मारने का उसूल है, जैसे कि वह कोई दुश्मन हो जिससे नफरत की जानी चाहिए, तब मैसी गेंद की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। ये लियोनेल मैसी की बात है। उनके लिए कहते हैं सुशोभित कि वो गेंद की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। बार्सिलोना में मैसी कहते हैं, गेंद को प्यार करो, दुलार करो, और उसको जितना हो सके अपने पास रखो। तो मैसी जो है वो बार्सिलोना स्कूल के फाइनेस्ट प्रोडक्ट हैं, सबसे बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं। वो अपने कोमल स्पर्श से गेंद को सहलाते हुए उसे कुछ इस तरह से गोल चौकी के हवाले करते हैं, जैसे कोई ज़हीन नौजवान किसी दोशीज़ा को एहतियात से घर छोड़कर आता हो। तो ये एक शायराना बात कर दी, और इसी चैप्टर में आगे भी कुछ शायराना बातें हैं कि एक कविता की पंक्तियों में ये इरादा और मंसूबा जताया जाता था कि तसल्ली हो, फुर्सत हो, शऊर हो, नफासत हो, कुछ पाने की वहशत ना हो, कुछ खो देने का गुमान वो तो दूर तक ना हो, बस कह लीजिए वही माजरा है, उसी स्केल का खेल है। किसी ने पूछा, जिंदगी कैसे जी जानी चाहिए, किस लय से, किस गति में, किस शैली के अनुरूप। इसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है, ठीक वैसे जैसे दीदी, प्लातिनी, बोचिनी, जिदान और मैसी जैसे खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। इस तरह की बात है ये, जो हम कह रहे थे ना कि बहुत ही शायराना और कविताई भाषा में पूरी किताब लिखी गई है। तो अगर आप भाषा के रसिक हैं, फिर चाहे आपको फुटबॉल से प्रेम हो ना हो, ये किताब आपको बिल्कुल पसंद आएगी ही आएगी। इसीलिए सुप्रिया ने सजेस्ट की है, क्योंकि भाषा के रसिक हैं, और इसीलिए मैं भी पढ़ूंगी क्योंकि मैं भाषा की रसिक हूँ। तो सच, मुझे भाषा ही सबसे पहले, किसी भी चीज में भाषा ही मुझे खींचती है। जैसे इन्होंने आखिर में लिखा है, सुशोभित जी ने क्या लिखा है, रिसुदन जी, फुटबॉल के लिए क्या होना चाहिए हमें?
लास्ट ये कवर। आप मैंने ऐसी पहेलियां बुझा देती हैं तो मुझे पन्ने पलट के ढूंढना होमवर्क देती है टीचर, तो आप ही पढ़ टीचर दीजिए। होमवर्क। तो यह किताब पढ़ने के लिए आपका फुटबॉल प्रेमी होना ज़रूरी नहीं है, जो कि मैं नहीं हूँ, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आप फुटबॉल प्रेमी ज़रूर बन जाएंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को हाँ, ये जो लिखा है ये सुशोभित ने खुद लिखा है ये कवर पेज पर, और साथ साथ उन्होंने इसको फुटबॉल को कई बार संगीत के साथ जोड़ा है। जैसे वो कहते हैं कि फुटबॉल का नाता तो संगीत से भी है, क्योंकि रिदम जो है उसका अनिवार्य तत्व होता है, उसका कंपलसरी एक एलिमेंट होता है फुटबॉल का। उसमें पल्स होती हैं, उसमें आउट बीट्स ऑफ होती हैं। ट्यून हुए और गए। हाँ, आउट ऑफ ट्यून में हो गए, बस एक टच इधर का उधर गलत हुआ। और देखिए इनको बस कितना जल्दी जल्दी निर्णय लेना होता है। कहते हैं कि कई खिलाड़ियों की तो पीठ में और सर के पीछे आंख लगी होती है, उनको सिर्फ महसूस करने से पता लग जाता है कि उनके आगे पीछे कौन चल रहा है और कहाँ पे उनको बॉल पकड़नी है, कहाँ नहीं छोड़नी है। और ये तभी हो सकता है जब आप इस खेल को सालों साल शिद्दत के साथ खेलते रहे हो, रियाज करते रहे, रियाज खेल का करते रहे। रियाज। मुझे तो हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने बेगम अख्तर की चर्चा की, वो किस तरह से अभ्यास करती थी, और उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं फुटबॉल की, और दोनों में कितना बड़ा आपस में रिश्ता है। बिल्कुल। हर हर ये जो गेम हो, चाहे कविता हो, चाहे शायरी हो, ये साधना है। तो और जहां भी ट्रैक से गए, आउट ऑफ ट्यून गए, सारा खेल खराब। हाँ, और देखिए सैम ने हमारी पिछली वाली बात को पकड़ के कितनी मजेदार बात कही है। हमने कहा था कि वो बॉल को अपनी महबूबा की तरह ट्रीट करते हैं कुछ प्लेयर्स, सुशोभित ने कहा था हमने नहीं। और सैम कहते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि उनकी गर्लफ्रेंड है, उनके भाई कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं उस पिच पर, तो उसी तरह से वो बॉल के साथ डील करें। लुक, अरे कितना एंजॉयबल बनाया आपने इस बुक को, और इतना अच्छा सुशोभित ने लिखा, एंड यू प्रेजेंटेड सो वेल कि मैं लेकिन कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या क्या पढूं। इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आप पढ़ते हैं, खुद से भी एक्सप्लोर करती हूँ, तो एक बहुत बड़ा काम बढ़ जाता है भाई। हाँ, लेकिन जब दिल का हो तो काम काम कहाँ रहता है। हाँ, ये तो है, लेकिन एक ऐसे टारगेट अचीव करने का एक दिमाग में हो जाता है, अच्छा ये भी पढ़नी है मुझे। मैं वाह उस्ताद भी मैं ले आई हूँ आपके ही सजेशन पे, तो आई एम गोइंग थ्रू दैट ऑल्सो, तो ये भी और इसका जरूरी है। पोस्ट स्क्रिप्ट भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है वसुधा जी। इसका जो पोस्ट स्क्रिप्ट चैप्टर है बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है उसे, और हम उसे पढ़ेंगे तो वो उसका थोड़ा सा मुझे लगता है आपको सबको खुद पढ़ना चाहिए उसे। थोड़ा सा ट्रेलर दे दो। टेलर हरिसुधन जी अपनी आवाज में देंगे। मैं चुप रहूंगा इस बार मैं चुप रहूंगा। तो 55 सेकंड है, तो 2 ही लाइन आ सकती है। फुटबॉल में आप कभी अकेले नहीं होते, अलबत्ता तमाम सार्वभौमिकता के बावजूद आप हर्ष और विषाद के अपरिभाषित क्षणों में अपने अंतस्थल के एकांत में ही भोगते हैं। फुटबॉल एक खेल से बढ़कर है, वह एक भावना है, वह एक अनुभूति है। बहुत सुंदर। तो इस किताब को अवश्य पढ़िए, सब लोगों को कहूंगा। और छोटी किताब है, आप आसानी से इसको 3-4 दिन में खत्म कर सकते हैं, अगर 20-25 मिनट भी रोज पढ़ें, मजा आएगा। सिर्फ खेल ही नहीं, और ये सबसे अच्छा मौसम है क्योंकि अभी खेल चल रहा है, तो कई सारी बातें जो इसमें हैं वो आपको कहीं ना कहीं दिखती रहेंगी, तो उसके साथ जोड़ना आसान है। चलिए, तो इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी किताब घर में हमारी आज की चर्चा। अगले अंक में मिलते हैं फिर एक किसी किताब के साथ या किसी लेखक लेखिका से बात करते हुए। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, और यदि आप किसी किताब पर चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफ़ी पीते रहें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहें।